स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केशव फिजिक्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था गाउस के नियम। गाउस का नियम क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, इससे अगली हेडिंग आती है गाउस के नियम की उत्पत्ति। हम गाउस के नियम की उत्पत्ति को जानने से पहले आपको एक और बार बता देते हैं कि गाउस का नियम होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी वैद्युत क्षेत्र में माना आपको बताया है, मैंने बताया था पहले कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित यदि हम कोई पृष्ठ लेते हैं और इसमें वैद्युत क्षेत्र प्रवाहित हो रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स, किसी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ द्वारा प्रवर्तित कुल वैद्युत फ्लक्स, उसमें जो आवेश उपस्थित है उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो गाउस का नियम क्या होता है? समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू q अपॉन ε0। यदि q की वैल्यू q1 अर्थात अनेक आवेश रखे गए हों तो इसे योग को हम सिग्मा के चिन्ह से प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो गाउस का नियम बन जाता है q अपॉन ε0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो मैंने बताया था कि निर्वात में होता है। यदि कोई और माध्यम लिया जाए तब गाउस का नियम क्या होता है? यदि और माध्यम लिया जाए तब गाउस का नियम होता है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू सिग्मा q अपॉन k ε0। तो डियर स्टूडेंट्स, k यहाँ पर कोई परावैद्युत माध्यम है, ε0 आपको पता ही है निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन, जहाँ एप्सिलॉन किसी माध्यम की विद्युतशीलता होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, यही आपका गाउस का नियम था। और इससे अगला टॉपिक है गाउस के नियम की उत्पत्ति। हम गाउस के नियम की उत्पत्ति कैसे करते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस चैनल से आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा जहां तक कि यूट्यूब पर किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। यहाँ पर आपको विद नोट्सों के साथ ये बुक पूरी कराई जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ गाउस के नियम की हम उत्पत्ति करते हैं। तो गाउस के नियम की उत्पत्ति करने के लिए हम एक गोला लेते हैं। इस गोले के केंद्र पर प्लस के q आवेश, अर्थात इस गोले के केंद्र O पर प्लस के q आवेश रखा हुआ है, जो एक असममितीय पृष्ठ S पर स्थित है, जिसके कारण इस प्लस q आवेश के कारण हमें किसी बिंदु P पर, मतलब इस गोले के किसी बिंदु P पर, पृष्ठ P पर हमें इस प्लस के q आवेश के कारण वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई बिंदु P लेते हैं जहां पर OP इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल r होता है, जो इस गोले की रेडियस होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं कि पहले हम इस E वेक्टर निकालते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो प्लस के Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डियर स्टूडेंट्स, डेरिवेशन को ध्यान से समझना है। समझने के बाद इसे फिर फेयर कॉपी में लिखना है कि तीव्रता क्या होगी। E वेक्टर इक्वल टू
1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। इसे समीकरण 1 दे देंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस जगह पे आर कैप क्या होता है? आर कैप प्लस के क्यू आवेश से बिंदु P की ओर एकांक सदिश होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं कि इस विद्युत क्षेत्र E है, जो विद्युत क्षेत्र जो E है वो इस पृष्ठ के लिए असममित, मतलब इस असममित पृष्ठ के लिए नियत माना जा सकता है ये विद्युत क्षेत्र। तो डियर स्टूडेंट्स, इस विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत फ्लक्स क्या होता है? इस विद्युत फ्लक्स की गणना करते हैं। तो जो हम एक अवयव लेते हैं डेल्टा एस, इस गोले का एक छोटा सा सूक्ष्म अवयव ले लेते हैं डेल्टा एस। तो इस डेल्टा एस का हम विद्युत फ्लक्स निकालते हैं पहले इस विद्युत क्षेत्र ई के कारण। सो डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया किसके कारण? डेल्टा फाई यानी विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के कारण एक सूक्ष्म अवयव का विद्युत फ्लक्स है। अब हम ई वेक्टर की वैल्यू समीकरण 1 से रख देंगे। तो डेल्टा फाई इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट डेल्टा एस। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं कि डेल्टा फाई इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर आर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। ये एक अदिश गुणन होता है, यानी डॉट गुणन होता है। डॉट गुणन को किस प्रकार से लिखते हैं? यदि ए डॉट बी है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है, तो ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आप 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे क्या लिख देंगे? आर कैप का मापांक, या ऐसे लिख दो इसे, और डॉट डेल्टा एस का मापांक कॉस थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ कॉस थीटा आ रहा है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि आर कैप और डेल्टा एस एक ही डायरेक्शन में होने के कारण इस पृष्ठ से जो हमने छोटा सा अवयव डेल्टा एस लिया था, इसका अभिलंबवत सदिश बाहर की ओर होगा, अर्थात डेल्टा एस बाहर की ओर, इसकी डायरेक्शन जो होगी वो बाहर की ओर होगी, और आर कैप भी बाहर की ओर जा रहा है, मतलब इसके समांतर है। तो इसके समांतर होने के कारण इसकी थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो कॉस थीटा यानी थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे? डेल्टा फाई इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसे लिखिए या ना लिखें, 1 हो जाएगी, और डेल्टा एस cos 0 बन जाएगा, ये cos 0 बन जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो डेल्टा एस लिख देंगे इसे ओनली बस। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं जो आपके लिए डेरिवेशन करा रहा हूँ उस डेरिवेशन को साथ साथ समझते जाना है। समझने के बाद उसे फेयर कॉपी में करना, फेयर कॉपी में करने के बाद इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, और ये डेरिवेशन आपका क्लियरली से सॉल्व हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके बाद क्या करते हैं? 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर डेल्टा एस हो गया। ये किसके कारण हो गया? ये एक विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के कारण हो, एक सूक्ष्म अवयव का विद्युत फ्लक्स है, जो हमने सूक्ष्म अवयव लिया था डेल्टा एस, उसका
वैद्युत क्षेत्र वो वैद्युत फ्लक्स है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया। अब हम यदि इस गोले को डेल्टा एस, जो ये गोला है, हमने एक सूक्ष्म अवयव लिया था डेल्टा एस। यदि इस गोले को हम इतने ही सूक्ष्म अवयवों से मिलकर बना हुआ मान लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, यदि हम इसको ऐसे ही डेल्टा एस करके हम इन गोले को, संपूर्ण गोले को ऐसा सूक्ष्म अवयवों से मिलकर बना हुआ मान लेते हैं, तो क्या करते हैं, इसको वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई टी, यानी फाई टोटल, इसका वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ आर कैप की वैल्यू 1 ली थी, आर कैप मॉड की वैल्यू 1 ली थी मापांक, क्योंकि हमें पता है कि एकांक सदिश का परिमाण हमेशा 1 होता है, इसलिए हमने आर कैप की वैल्यू 1 ली थी। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली से कि आर कैप परिमाण की वैल्यू 1 होती है, मतलब किसी भी एकांक सदिश का परिमाण ज्ञात करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। सो डियर स्टूडेंट, फाई टोटल इक्वल टू 1 सिग्मा, हम इसे सिग्मा से प्रतिस्थापित करते हैं, क्योंकि हम इसे सूक्ष्म अवयवों से मिलकर बना हुआ मानते हैं। इसके कारण यदि हम इसे सूक्ष्म अवयवों से मिलकर बना हुआ मान लें, तो ऐसे ही सूक्ष्म अवयव प्लस कर करके जुड़ते जाएंगे। तो हम पहले से ही बता दिया है मैंने, या तो इसे सिग्मा से प्रतिस्थापित करते हैं या समाकलन के चिन्ह से प्रतिस्थापित करते हैं। तो हम इसे सिग्मा से प्रतिस्थापित करते हैं और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर डेल्टा S, ये हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो फाई टी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर सिग्मा डेल्टा S, और फाई टी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर सिग्मा डेल्टा S इक्वल टू S होगा, क्योंकि ये तो एक सूक्ष्म अवयव लिया था इस पूरे गोले का जो डेल्टा S था। यदि इसका पूरा पृष्ठ लिया जाए, मतलब इस गोले का पूरा वक्र पृष्ठ लिया जाए, तो वो S होता है, क्योंकि डेल्टा S प्लस डेल्टा S प्लस डेल्टा S, ऐसे हम अनेक सूक्ष्म अवयवों से इसे मानते हैं, तो इक्वल टू सिग्मा डेल्टा S हो जाएगा जो है, और इसे हम क्या लिख देंगे, S। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो अब इसे हम S लिख देंगे। S का मतलब है इस पृष्ठ, ये जो पूरा पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल। तो S मतलब गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है S इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर, क्योंकि यहाँ रेडियस R मैंने आपको बताई थी, इस गोले की रेडियस जो है R दी गई है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं कि इस S की वैल्यू जो क्षेत्रफल दिया है, उस क्षेत्रफल को हम S के स्थान पर लिख देते हैं। तो फाई टी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इनटू S, ये 4 पाई R स्क्वायर लिख देते हैं, 4 पाई R स्क्वायर। अब यहां से क्या करते हैं कि 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फाई टी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डियर स्टूडेंट्स, यदि अनेक आवेश हों, यदि इस पृष्ठ के अंदर अनेक आवेश हों, जैसे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यदि हम इनको जोड़ते जाएं तो इसे सिग्मा QI लिखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स,
इसे हम यदि अनेक आवेश हों, यहाँ लिख देंगे। वैसे ये आपके लिए जो गाउस के नियम की उत्पत्ति थी हो गई। यदि हम अनेक आवेश लें तो गाउस का नियम हो जाएगा सिग्मा क्यू अपॉन या क्यू आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो हो गया किसी निर्वात के लिए। यदि कोई माध्यम दिया गया था, यदि माध्यम दिया गया हो तो हम क्या लिख देंगे, IT इक्वल टू सिग्मा क्यू नॉट अपॉन या क्यू आई अपॉन के एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा क्यू आई अपॉन एप्सिलॉन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये गाउस के नियम की उत्पत्ति हुई। मैंने आपको इतनी अच्छे तरीके से समझाया है और डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि आपकी समझ में गाउस के नियम की उत्पत्ति आ गई होगी। और ये एक अच्छा क्वेश्चन भी है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको ये डेरिवेशन कराया है वो एनसीईआरटी कोर्स पर आधारित है। जो एनसीईआरटी कोर्स में दिया है वो मैंने डेरिवेशन करा दिया है। और यदि अलग तरीके से ये डेरिवेशन को करना है आपको तो वो मैंने अपने नोट्सों में दे दिया है अलग तरीके से। एक इसके करने के तरीके दो हैं। एक तो जो एनसीईआरटी बुक में दिया है वो तरीका, और एक इससे अलग तरीका है जो मैंने अपने नोट्सों में दिया है। आप कौन से भी तरीके से कर सकते हैं और मार्क्स उतने ही आएंगे जितने मार्क्स का क्वेश्चन दिया जाएगा। अगर आप तरीका अलग करते हैं एनसीईआरटी से जो मैंने कराया है उसमें भी उतने ही मार्क्स दिए जाएंगे जो इसमें दिए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये गाउस के नियम की उत्पत्ति को आपने अच्छे तरीके से समझा होगा और इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना तो ये डेरिवेशन आपका क्लियरली से हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे आता है डियर स्टूडेंट्स गाउस के प्रमेय के जो तथ्य हैं वो आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो भी मैं डेरिवेशन कराता हूं उन डेरिवेशनों को अच्छे तरीके से करते जाना है, क्योंकि डेरिवेशन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो मैं अब जो गाउस के नियम से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैं आपको कराने जा रहा हूं, और इन तथ्यों को आप अच्छी तरह से करना, क्योंकि इन तथ्यों से ही एक एक नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं। गाउस की प्रमेय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसका पहला तथ्य लेते हैं कि गाउस के नियम से संबंधित पहला तथ्य क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, गाउस के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि गाउस के नियम के अनुसार यदि किसी बंद पृष्ठ, यदि हम कोई बंद पृष्ठ लें, यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश शून्य है तो इससे जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, इसके अंदर जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो भी शून्य होगा। ये इसका पहला तथ्य था कि इसकी किसी बंद पृष्ठ के अंदर यदि आवेश Q 0 है तो उसके अंदर जो वैद्युत फ्लक्स होगा
वो भी 0 होगा। सेकंड नंबर आता है, सेकंड नंबर जस्ट इसका विपरीत है। इसका विपरीत मतलब यदि किसी मतलब गाउस की प्रमेय से के अनुसार यदि किसी पृष्ठ के अंदर वैद्युत फ्लक्स शून्य है तो उसके अंदर आवेश भी शून्य होगा। इसका जो विपरीत है, यदि आवेश 0 है तो फ्लक्स शून्य होगा। इसका जस्ट विपरीत भी सही होता है। एक क्वेश्चन यहां से क्रिएट किया जाता है 2 नंबर में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से क्रिएट किया जाता है। आपको दे दिया जाता है कि यदि किसी बंद पृष्ठ में आवेश उस पृष्ठ के अंदर शून्य है तो वैद्युत फ्लक्स भी शून्य होगा। इसके विपरीत तथ्य की सत्यता की जांच कीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से ये क्वेश्चन क्रिएट होता है जो महत्वपूर्ण होता है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से दिया गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकतर टीचर यूट्यूब पर नहीं पढ़ाते हैं या अधिकतर टीचर कॉलेजों में भी बहुत कम टीचर पढ़ा पाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से ये जो क्वेश्चन बन रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है। इसके जस्ट विपरीत के तथ्य की हम सत्यता की जांच करते हैं कि इसका विपरीत कैसे शून्य है, मतलब इस पर फ्लक्स शून्य होने पर आवेश कैसे शून्य होता है। यहाँ से ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है उसे आप अच्छे तरीके से करना। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके जस्ट मतलब विपरीत के तथ्य की सत्यता की जांच जो दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर नहीं, वो एक ही नंबर में है, सत्यता की जांच। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि एक बेलन की कल्पना करते हैं। एक बेलन की कल्पना करते हैं। इस बेलन की कल्पना करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इस बेलन की कल्पना करते हैं। हमें पता है कि इस बेलन से कौन कौन सी जगह से फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स गुजरेगा, यहां से और यहां से। इस बेलन की जो अक्ष है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है। सो डियर स्टूडेंट्स, 1 पृष्ठ 2 पृष्ठ 3 इन जगहों से हमारा वैद्युत फ्लक्स क्रिएट होगा। सो ये ds वेक्टर यहां से ये निकलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या करते हैं हम कि बेलनाकार बंद पृष्ठ से बेलनाकार बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा, इन तीनों के कारण निकलने वाला कुल फ्लक्स। तो फाई इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। जो φ1 और φ2 हैं तो पृष्ठ 1 एंड पृष्ठ 2 जो वृत्तीय पृष्ठ हैं के कारण गुजरने वाला फ्लक्स है, और जो φ3 है वो इस वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम φ1 क्या होता है, φ1 इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू E ds cos थीटा। इस 1 के कारण cos 180 आएगा। cos 180 की वैल्यू -1 होती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो φ1 इक्वल टू E वेक्टर
ई डी एस कॉस थीटा होता है। थीटा की वैल्यू यहाँ क्या होगी, 180 होगी। ई डी एस कॉस 180 क्यों होगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो थीटा होता है वो वैद्युत क्षेत्र ई तथा लंबवत जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है एस उसके बीच का कोण होता है। हमें पता है कि इस पृष्ठ एक के कारण जो ds होगा, मतलब ds की डायरेक्शन होगी, जो वैद्युत अक्ष का जो अवलंबवत सदिश होगा, मतलब जो बाहर की ओर होगा, और जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इधर है। तो ये ऐसे ऐसे हो गया, तो इसके मध्य 180 डिग्री का कोण जनरेट होगा, जिसके कारण ई डी एस कॉस 180 हो जाएगा। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस के ई डी एस हो जाएगा। तो ये समाकलन था सब डियर स्टूडेंट्स। यहाँ ये φ1 इक्वल टू समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर होता है। तो समाकलन ई डी एस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी एस इक्वल टू एस बताया था मैंने आपको, तो माइनस के ई एस हो जाएगा। समीकरण एक क्या, ये तो है ही, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे φ1 φ2 φ3। अब φ2 की वैल्यू निकालेंगे, φ2 इक्वल टू समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा इक्वल टू ई डी एस कॉस 0। कॉस 0 क्यों होगा, यहाँ थीटा की वैल्यू 0 आ रही है, वो क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पृष्ठ 2 देखो कि ds वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर ही है और वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी इधर ही है। तो दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ होने के कारण इसका जो एंगल होगा, इन दोनों के मध्य का जो एंगल होगा वो 0 होगा। तो cos 0 होगा, इस cos 0 की वैल्यू 1 आती है, 1 तो ई डी एस हो जाएगा, समाकलन ई डी एस, यहां से ई डी एस इक्वल टू एस हो जाएगा। ये φ2 और φ3 इक्वल टू समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू समाकलन ई डी एस कॉस थीटा। तो समाकलन ई डी एस कॉस 90। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ रही है। वो क्यों आ रही है आप समझिए। यहाँ देखिए, यहाँ ds जो है वो बिल्कुल जस्ट ऊपर है और ई वेक्टर की डायरेक्शन इस अक्ष के अकॉर्डिंग है, अनुदिश है। तो इन दोनों की वैल्यू, मतलब जो ds है वो ई वेक्टर के परपेंडिकुलर है, मतलब अभिलंबवत है। तो इस दोनों के मध्य जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा, तो cos 90 हो जाएगी। cos 90 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, तो इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम φ1 φ2 और φ3 की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। तो φ इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के ई एस प्लस के ई एस प्लस के 0 इक्वल टू, ये माइनस के ई एस है, ये प्लस के ई एस है, तो माइनस के ई एस से प्लस के ई एस कैंसिल, यहाँ 0 हो गया, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। अब φ इक्वल टू क्या आ गया, 0, यानी वैद्युत फ्लक्स 0 आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम गॉस की प्रमेय लगाते हैं। मैंने आपको बताया था कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। अब हम यहाँ गाउस की प्रमेय लगाते हैं। गाउस की प्रमेय होती है समाकलन ई वेक्टर
डॉट ds वेक्टर आई इक्वल टू समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो यहां से हम सिग्मा q की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सिग्मा q इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। हमने फाई की वैल्यू 0 निकाल ली है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो प्लस के q इक्वल टू 0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो सिग्मा q इक्वल टू 0। हमको यही प्रूव करना था कि यदि किसी बंद पृष्ठ में का कुल फ्लक्स शून्य है तो उस पर आवेश भी क्या होगा, शून्य। डियर स्टूडेंट्स, मैं बता चुका हूं कि यह क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का दिया जाता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया जाता है और स्टूडेंट्स को अक्सर पता नहीं चल पाता है कि ये क्वेश्चन कहां से दिया गया है। सो मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन किस तरीके से दिया जाएगा और अधिकतर टीचर इस क्वेश्चन को नहीं कराते हैं। ये क्वेश्चन को कराते तो होंगे लेकिन बता नहीं पाते हैं, मतलब बताते नहीं है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। अगर आप मेरे से जुड़े रहे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। मैं एक एक क्वेश्चन को आपको बताते जाऊंगा कि ये क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचेगा, वो भी सबसे पहले। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको यदि मैं जल्दी पढ़ा रहा हूं या धीमा पढ़ा रहा हूं, मुझे नहीं पता चल पाता है। इस कारण से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मुझे धीमा पढ़ाना है या तेज पढ़ाना है, या ऐसे ही बस क्लासें चलती रहनी है। मैं आपको डेली बाय डेली क्लासेस देता रहूंगा और पूरा सिलेबस आपको एनसीईआरटी कोर्स का 12th क्लास का करा दूंगा एग्जाम से पहले। सो डियर स्टूडेंट्स, बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए, यहाँ तक कि आपको ट्यूशन लगाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ट्यूशन से अच्छा इतना टीचर ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे, इतना मैं आपको यूट्यूब पर मटेरियल दे दूंगा। आप बस मेरे साथ जुड़ते रहिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक महत्वपूर्ण सत्यता है। इस पे से एक क्वेश्चन बनता है 2 मार्क्स का, और यहाँ से एक मार्क्स के भी क्वेश्चन बनते हैं। जो क्या होगा, आपको आवेश दे दिया जाएगा 0, तो उसका फ्लक्स पूछ लिया जाएगा। यदि आपको फ्लक्स दे दिया जाएगा 0, तो आवेश पूछ लिया जाएगा। यहाँ से एक नंबर के ये क्वेश्चन बनते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आगे अगली वो आती है दूसरा। ये पहला तथ्य था और दूसरा तथ्य आता है पर डियर स्टूडेंट्स, जो मैं डेरिवेशन कराता हूं उन डेरिवेशनों को आप साथ साथ करते जाना है, उन डेरिवेशनों को आपको साथ साथ करते जाना है। डियर स्टूडेंट्स, इसका दूसरा तथ्य क्या है कि गाउस का नियम, जो गाउस का नियम है वो प्रत्येक बंद पृष्ठ के लिए सत्य होता है। मतलब जो गाउस का नियम है प्रत्येक बंद पृष्ठ के लिए सत्य होता है, तथा यह बंद पृष्ठ किसी भी आकृति का और आकार का हो सकता है, किसी भी आकृति का और आकार का हो सकता है। अर्थात ये किसी भी आकृति पर डिपेंड नहीं करता है कि इसकी आकृति क्या है, या त्रिभुज है, चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, या आयत है, या वर्ग है। इस पर डिपेंड नहीं करता है कि ये आकृति क्या है इसकी, और ना ही इसके आकार पर डिपेंड करता है कि आकार बड़ा है या छोटा है या बहुत बड़ा है। इट इज नॉट डिपेंड इज फिगर एंड साइज। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी सेकंड तथ्य था। और मैंने कहा गाउस का नियम बंद पृष्ठ के लिए सत्य, किसी भी बंद पृष्ठ के लिए सत्य होता है।
अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है, तीसरा तथ्य है, तीसरा तथ्य क्या है कि गाउस की प्रमेय के समीकरण की, गाउस की प्रमेय क्या होती है, आई इक्वल टू समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गाउस की प्रमेय के जो दायां पक्ष में जो सिग्मा क्यू है, वो जो सिग्मा क्यू है वो बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश होता है। वो क्या होता है, बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश होता है, बंद पृष्ठ में आवेश होता है क्यू, और सिग्मा क्यू इस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। सो डियर फ्रेंड्स, जो सिग्मा क्यू होता है, जो इस समीकरण का दायां पक्ष का एक पार्ट होता है सिग्मा क्यू, वो इस पृष्ठ के अंदर आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। और इसकी चौथी प्रॉपर्टी या फोर्थमा तथ्य क्या होता है, इसके जस्ट विपरीत आपको बताया गया है कि जो समीकरण है, इस समीकरण का दायां, वो मतलब सॉरी डियर फ्रेंड, बायां पक्ष में जो ई वेक्टर है, मतलब जो विद्युत क्षेत्र है, वो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र है जो पृष्ठ पर जो आवेश है, चाहे वो बाहर हो चाहे अंदर हो, उस मतलब उसमें आवेशों के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है, जो समीकरण के बाएं पक्ष में दिया गया। यही बताया गया आपको तीसरा और चौथा प्रॉपर्टी, मतलब तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी। अब आती है पांचवी। डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ ही रहा होगा मुझे लगता है, पर मैं कैसे बताऊं आपको कि आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं। पांचवी प्रॉपर्टी है कि हम जो एक काल्पनिक पृष्ठ की, एक गाउसियन काल्पनिक पृष्ठ की किसी भी विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए हम एक गाउसियन एक पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, गाउसियन पृष्ठ। किसी भी गाउसियन पृष्ठ को इस प्रकार लिया जाता है कि उस आकृति का लिया जाता है या ऐसा लिया जाता है कि उसके लिए हम विद्युत क्षेत्र की गणना सरलता पूर्वक कर सकें। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम जो गाउसियन पृष्ठ लेते हैं, या हम गोला लें, या हम आयत लें, या हम बेलन लें, तो हम उसे इस प्रकार लेते हैं कि हम इसका चूज कैसे करेंगे कि किस प्रकार से, कौन से तरीके से हमें विद्युत क्षेत्र की गणना सरल पड़ रही है, मतलब हम विद्युत क्षेत्र की गणना को सरलता पूर्वक ज्ञात कर सकते हैं, तो हम उसी प्रकार का गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं इसके लिए कि हम गाउसियन पृष्ठ की कल्पना तो कर लेते हैं। हम गाउसियन पृष्ठ भी ऐसा लेते हैं कि गाउसियन पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए उस गाउसियन पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र जो होगा, या तो वो उस पृष्ठ के मतलब समांतर होना चाहिए, या फिर वो उस क्षेत्र के लंबवत होना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी अगला वो हो गया, या तो वो सतह के समांतर हो, या वो सतह के लंबवत हो। सो डियर स्टूडेंट्स, आपका अगला तथ्य होगा, जो छठवां होगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। पर डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड इतना शेयर कीजिए कि जो नुकसान अब तक 12th के स्टूडेंट थे, जो अब आगे की क्लास में चले गए हैं, उनके लिए जो नुकसान हुआ था, वो नुकसान अब इन 12th स्टूडेंट्स को न झेलना पड़े। इसके कारण मेरे चैनल को इतना शेयर कीजिए, इतना कि बहुत ज्यादा, कि उन तक मेरी वीडियो पहुंच जाए, जो कमजोर स्टूडेंट हैं। यहाँ मैं आपके लिए इतनी मेहनत करूंगा बहुत ज्यादा। सो डियर स्टूडेंट्स, आपकी छठवां जो तथ्य है वो क्या होता है
गाउस गाउस का नियम उन सभी सदिशों के लिए सत्य होता है जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको किसी ने बताया हो या ना बताया हो, मैं आपको बताता हूं कि व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपका छठवां तथ्य बता रहा हूं, वो उन सदिश का मतलब गाउस का नियम उन सभी सदिशों के लिए सत्य होता है जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या होता है? जो मतलब त्रिज्या व्युत्क्रमानुपाती होती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब 1/r² नियम को ही हम व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं। ये व्युत्क्रम वर्ग नियम होता है। सो स्टूडेंट्स, आज तक किसी ने बताया हो या ना बताया हो, मैंने आपको व्युत्क्रम वर्ग नियम भी बता दिया। मैं आपको एक एक हेडिंग, एक एक टॉपिक इस प्रकार से क्लियर करता जाऊंगा कि आपको विश्वास नहीं होगा, आप कभी भी कहीं से भी नहीं पढ़े होंगे। इस तरीके से मैं आपको YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा, वीडियो बनाऊंगा और आप देखते रह जाएंगे। आपको कहीं भी ट्यूशन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मुझे प्रॉब्लम हो, मैं आपकी वीडियो डेली बाय डेली डालूंगा और आपका कोर्स, मतलब मेरा कहना यह है कि आपके कोर्स को मैं एग्जाम से पहले करा दूंगा और आपको ये नहीं एहसास होगा यदि आप एग्जाम हॉल में एग्जाम देने बैठोगे फिजिक्स का, तो एक भी टॉपिक बाहर से नहीं आएगा। सभी टॉपिक इस YouTube चैनल से और मेरे नोट्सों से फंस जाएंगे। आपको 95+ मार्क्स लेके आने हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और आपको मेरे साथ ही मेहनत करनी होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, सातवां नियम, छठवां बता दिया, सातवां तथ्य आता है कि गाउस का नियम क्या होता है? बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेशों की स्थिरता पर, मतलब गाउस का नियम होता है, गाउस का नियम किसी बंद पृष्ठ की आवेशों की स्थिरता और गतिशीलता पर निर्भर नहीं करता है। इट इज नॉट डिपेंड, स्थिरता और गतिशीलता, स्टेबल एंड काइनेटिक मतलब गतिशीलता, स्टेबल मतलब स्थिरता और गतिशीलता पर निर्भर नहीं करता है। चाहे आवेश अंदर गतिशील कर रहा हो या स्थिर हो, गाउस का नियम इस पर निर्भर नहीं करेगा कि आवेश उस पृष्ठ के अंदर गतिशील है या स्थिर है। ये आपका सातवां इंपॉर्टेंट तथ्य हो गया। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया है कि इस तथ्यों से, मतलब इन तथ्यों से एक एक मार्क्स से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो आपको एग्जाम हॉल में आपको चकमा दे जाएंगे। इस लिए मैं आपको बता रहा हूं कि इन क्वेश्चनों को और इनमें जो पढ़ा रहा हूं एकदम क्लियरली से अच्छे तरीके से पढ़ें। अगर एक बार वीडियो समझ में आ गई होगी, मुझे पता है कि क्लियरली से मैं इतनी जल्दी भी नहीं पढ़ा रहा हूं, पर मैं सोचता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैं इतने अच्छे तरीके से आपको वीडियो दूंगा या मैं आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, वो आपको पता है कितने अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन आपका गलत होने नहीं दूंगा, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन को भी गलत नहीं होने दूंगा। आपको पता है कि पूरी फिजिक्स के अंदर एक एक मार्क्स के अनेकों क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को मैं आपको कराता जाऊंगा, मतलब मैं आपको थ्योरी कराऊंगा, थ्योरी में से एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको डिटेल में इसलिए क्यों पढ़ाता हूं, क्योंकि एक एक मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो गलत ना हो। हमें पता है कि एक नंबर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 95% प्लस मार्क्स लेके आने हैं तो एक एक नंबर पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। अगर ऐसे ही यदि आप 5 क्वेश्चन को गलत कराए तो एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 5 नंबर चले जाएंगे और 95 प्लस मार्क्स नहीं आ पाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इन पर अच्छी तरीका से ध्यान दीजिए। और 8वां आपका तथ्य क्या है? 8वां तथ्य है
कि बंद पृष्ठ से निर्गत मतलब कोई बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ से यदि विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, निर्गत यानी बहिर्मुखी हो रहा है, तो उस पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा? उस पर विद्युत फ्लक्स पॉजिटिव होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव होगा या धनात्मक होगा। यदि किसी बंद पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स बाहर की ओर निकल रहा है यानी बहिर्मुखी है, तो विद्युत फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। यदि विद्युत फ्लक्स अंतर्मुखी है, अंदर की ओर इंटर कर रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो विद्युत फ्लक्स नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। ये आपका 8वां इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपके लिए क्वेश्चन दिया जाएगा कि यदि किसी बंद पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स बाहर की ओर निकल रहा है, तो विद्युत फ्लक्स कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो शायद आए तो उसे कराना। और 1 नंबर का क्वेश्चन आपको बनेगा कि यदि किसी बंद पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स बाहर की ओर निकल रहा है, तो फ्लक्स कैसा होगा? आपको बता देना है फ्लक्स धनात्मक होगा। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। अब आता है 9वीं प्रॉपर्टी। यदि उस पृष्ठ पर प्रबद्ध विद्युत फ्लक्स धनात्मक है, विद्युत फ्लक्स धनात्मक है अर्थात पृष्ठ पॉजिटिव है, तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा? बहिर्मुखी होगा और धनात्मक होगा। यदि विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर नेगेटिव है, तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा? अंतर्मुखी होगा और ऋणात्मक होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का समापन हम यहीं करते हैं। इसी टॉपिक पर, इसी तथ्य पर फिनिश करते हैं। अगली जो टॉपिक है, मतलब अगला जो टॉपिक है, वो टॉपिक है जो गाउस का नियम पढ़ाया है, उसके अनुप्रयोग हैं कि इनका प्रयोग हम किस जगह कर सकते हैं, किसके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रमेय के अनुप्रयोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अब आज की वीडियो का समापन हम यहीं करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको फिजिक्स में 95 मार्क्स लेके आने हैं, तो आपको मेरे साथ ही साथ मेहनत करनी होगी, और मैं जो कराता जाऊंगा वो आपको करना होगा। डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस YouTube को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो कराया है वो आपको क्लियरली से समझ में आ गया होगा, ये मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन के इतने सारे क्वेश्चन जो बनने वाले हैं इस तथ्यों में से, वो मैंने आपको क्लियरली से अच्छी तरीका से बता दिया है। और जो डेरिवेशन करा था वो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बताया था, जो उसके विपरीत था। यदि आवेश शून्य होने पर विद्युत फ्लक्स शून्य होता है, ये था। इसके विपरीत तथ्य की सत्यता की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है। इट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन अधिकतर पूछ लिया जाता है और स्टूडेंट्स को पता भी नहीं चलता कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद करके रखना है और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। मैंने बताया था कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही हमारी पढ़ाई रंग लेके आती है। इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना,
और अच्छी तरीका से करना। सब्सक्राइब तो कीजिए डियर हमारे स्टूडेंट, चैनल इस को वीडियो का समापन हम यही और करते बेल हैं। दबाइए थैंक यू और हमारी माय लेटेस्ट डियर वीडियो स्टूडेंट। सबसे पहले देखने के लिए।